स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस की फॉर्मल डेफिनेशन आगे आएगी। अभी फॉर द टाइम बिंग इंटरफेरेंस हमने कैसे एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेव्स सुपर इंपोज करती हैं, दो लाइट की वेव्स, रोशनी की दो तरंगे अगर सुपर इंपोज करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो वेव्स सेम फेज में इंटरफेयर करती हैं, और अगर ऑपोजिट फेज में इंटरफेयर करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद है ये बात? नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको हमेशा YDS एक्सपेरिमेंट बोलूंगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको वेव फ्रंट में बताया था कि आप वेव फ्रंट को ब्रेक कर सकते हो दो में, दो स्लिट्स बना के, वो YDS एक्सपेरिमेंट ही था। उसमें क्या होता है, आपके पास ये एक इस तरह से सेटअप है जिसमें दो स्लिट्स हैं, दो स्मॉल ओपनिंग्स हैं। ये एक सोर्स है, ये दो ओपनिंग्स हैं S1 और S2। प्लीज समझना, पहले लॉजिकली समझना। S1 और S2 दो सोर्सेज हैं। लाइट निकली सोर्स से, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट। Every point on the given wavefront act as a fresh source of new disturbance. So दो ये S1 और S2 दो सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे। पहले S1 से बात करें, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट। S2 से अगर मैं बात करूं, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। समझ में आई यहां तक बात? नोटिस करो एक चीज, जो क्रेस्ट मैंने बनाई है वो क्या है, सॉलिड लाइंस, और ट्रफ बनाया है डॉटेड लाइंस। जहां दो सॉलिड लाइंस मीट करेंगी वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वहां क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ गया। जहां दो डॉटेड लाइंस मीट करेंगी वहां पे भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पे ट्रफ आ गया। जहां एक सॉलिड एक डॉटेड मीट करेंगी वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट? तो अब अगर ऑब्जर्व करो, ये जस्ट मैंने फ्री हैंड बनाया है, सो ऑब्वियसली परफेक्ट तो नहीं होगा, बट एक आइडिया लग जाएगा। ये दो क्रेस्ट मीट कर रही है, ये दो ट्रफ मीट कर रहे हैं, तो आप नोटिस करोगे कि मिडिल में आपको मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसके आगे अगर देखें, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। इससे आगे अगर आप नोटिस करोगे, क्रेस्ट पे ट्रफ, क्रेस्ट पे ट्रफ, क्रेस्ट पे ट्रफ, मतलब इसके बाद क्या बनेगा, मिनिमम। उससे आगे ऑब्जर्व करो, ट्रफ पे ट्रफ, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, इसके बाद क्या बन जाएगा, मैक्सिमम, एंड सो ऑन। इसी तरह यहां पे भी मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। तो ऑल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा के अराउंड। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। कैसा दिखता है अभी बात करेंगे, अगली दो क्लास में यही चलेगा। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ये कहलाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, ऑल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ आपको मिलते हैं, ऑल्टरनेट मैक्सिमम एंड मिनिमम मिलते हैं। सेंटर में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है? क्यों? ये तो हमने बना लिया डायग्राम, ये तो डायग्राम से हो गया। दो तरीके से बताऊंगा क्यों। पहला लॉजिकल, सुचवा के, दूसरा मैथमेटिकल, दोनों तरीके करेंगे। पहला लॉजिकली अगर आप सोचो तो आपके पास ये दो सोर्सेज हैं, बहुत ध्यान से देखना। ये दो सोर्सेज हैं S1 S2।
लिखना नहीं है, इसको लिख के कोई फायदा नहीं है, समझने पे होगा। ये सामने स्क्रीन है, बिल्कुल मिडल में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। मतलब यहां पे अगर 1 2 3 4 4.5 वेव्स हैं तो 1 2 3 4 4.5 वेव्स होंगी। मतलब यहां पे आपको नो डिफरेंस इन लेंथ implies no difference in phase। स्टार्ट हुए, एक वेव, दो वेव, तीन वेव से साथ साथ चल रहे हैं, बराबर लेंथ है, तो मिलेंगे भी साथ में सेम फेज पे ही मिलेंगे ना। जब सेम फेज पे मिलेंगे तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो सेंटर पे क्या बनेगा? मैक्सिमा। सो यहां पे क्या होगा? नो डिफरेंस इन फेज which implies constructive interference which implies maxima। तो सेंट्रल मैक्सिमा तो इसीलिए बनता है क्योंकि ये लेंथ बराबर है। जब लेंथ बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? सेम फेज में मिलेंगे, बशर्ते वो स्टार्ट सेम फेज पे हो। Isn't it? वो बाद में बात करेंगे, अभी हम सिंप्लिसिटी ले रहे हैं, स्टार्ट सेम फेज से मान रहे हैं, आगे जाके उसको भी चेंज करेंगे। नाउ अगर एक ऐसा पॉइंट लूं इसके जस्ट नीचे, ये लेंथ बढ़ गई, ये लेंथ छोटी हो गई, मतलब एक ज्यादा वेव्स कवर करेगा, एक कम वेव्स कवर करेगा। Isn't it? अच्छा, और नीचे जाता हूं तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना। So as we go down, as we move down, path difference will keep on increasing। बात समझ में आई? इसी तरह से अगर मैं नीचे जाने की जगह ऊपर जाऊं तब भी यही होगा, तब नीचे वाले का लंबा पाथ होगा, ऊपर वाले का छोटा होगा। तो as we go up, as we move up, path difference will keep on increasing। आप ऊपर जाओगे पाथ में फर्क बढ़ता जाएगा, आप नीचे आओगे पाथ में फर्क बढ़ता जाएगा, राइट? अगर पाथ में फर्क आधी वेव के बराबर हुआ तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर इफ डिफरेंस इन पाथ इज half the wavelength, 3.5 times the wavelength, 5.5 times the wavelength, and so on, then there will be destructive interference। आधी वेव का फर्क हुआ, एक ने ट्रैवल करी 3, 1 2 3, दूसरे ने करी 1 2 3 3.5, तो एक का क्रेस्ट आया तो दूसरे का ट्रफ आ गया कि नहीं आ गया? आधी वेव का फर्क हुआ तो। इसी तरह 1.5 वेव का फर्क होगा, आधी वेव का जैसे ही फर्क आपको नजर आएगा तो क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आधी वेव का फर्क आया तो क्या आएगा? डिस्ट्रक्टिव। 1.5 वेव का आएगा फिर से क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव। 2.5 वेव का आएगा फिर से क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। अगर एक कंप्लीट वेव का डिफरेंस आया तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव फिर से, क्योंकि एक वेव का फर्क, एक ने चली 2, एक ने चली 1 2 3, सेम फेज में आता है ना। 360 के बाद तो फेज रिपीट होता है ना। सो कंप्लीट वेव का फर्क आएगा तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव। सो अगर डिफरेंस इन पाथ इज लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, देन there will be constructive interference। मानते हो ये बात? जरा ध्यान से सोचो, सेंटर पे 0 था, नीचे जाओगे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। पहले वो आधी वेव के बराबर पहुंचेगा, जैसे ही आधी वेव के बराबर पहुंचेगा क्या मिलेगा?
डिस्ट्रक्टिव। फिर एक वेव के बराबर हुआ, क्या मिला? कंस्ट्रक्टिव। डेढ़ वेव के बराबर हुआ, क्या मिला? डिस्ट्रक्टिव। दो वेव्स के बराबर हुआ, क्या मिला? कंस्ट्रक्टिव। तो ऑल्टरनेट मिल गया ना, मैक्सिमम मिनिमम। ये हो गया लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। लॉजिकली समझ में आ गया अच्छे से, पक्का। अब आ जाते हैं इसका मैथमेटिकल पे। मैथमेटिकली कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन क्या होगी कंस्ट्रक्टिव की, डिस्ट्रक्टिव की? हमने कंसिडर करने हैं क्या? कोहेरेंट सोर्सेस। अब आप खुद सोचो, मैंने बोला एक वेव का फर्क, दो वेव का फर्क। अब अगर दोनों की वेवलेंथ ही बराबर नहीं होती तो फर्क मैं टेस्ट ही ना कर पाता, क्योंकि एम्बिग्यूटी आ जाती ना। फिर तो वो वेव की लेंथ ही बराबर नहीं है, तो एक की अगर 4 चली, हो सकता उतने में दूसरे की 3.5 चले, अपने को पता ही नहीं। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है? कोहेरेंट सोर्सेस, जिनका क्या सेम हो? वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम है तो, और एम्पलीट्यूड प्रेफरेबली सेम हो। प्रेफरेबली क्यों सेम हो? अब आज उसकी पहले एक ब्रीफ बात कर लेता हूं, अगली क्लास में और डिटेल में बात करूंगा। देखो क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, सेंट्रल मैक्सिमम, फिर मिनिमम आता है, फिर मैक्सिमम आता है, फिर मिनिमम आता है, फिर मैक्सिमम आता है। अगर मिनिमम 0 इंटेंसिटी का हो जाए और फिर मैक्सिमम आए, फिर 0, फिर मैक्सिमम, तो कंट्रास्ट अच्छा दिखेगा ना, कि हां ये ब्राइट है, ये डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर ये डार्क है। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर नहीं होंगे तो क्रेस्ट और ट्रफ पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं करेंगी। मिनिमम तो मिलेगा पर थोड़ी इंटेंसिटी तो होगी ना, तो आपको कंट्रास्ट अच्छा नहीं मिलता। बाकी इसको अगली क्लास में मैथ्स की फॉर्म में भी करेंगे, आज पहले इसकी बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला? कंसिडर कोहेरेंट sources given by y1 is equal to a sin omega t and y2 is equal to b sin omega t plus 5। ठीक है? कोहेरेंट सोर्सेज में क्या होता है? दे मे और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, they are either in same phase और दे हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो मैं वर्स्ट पॉसिबल केस ले रहा हूं कि एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं है और फेज डिफरेंस भी है, विच इज अ कांस्टेंट, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। नाउ जब ये इंटरफेयर करेंगे, व्हेन इंटरफियरेंस हैपेंस, तो क्या होगा? रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी, जिसमें जो रिजल्टेंट होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। वैल्यू डालो, a sin ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी प्लस 5, इजंट इट? लिख सकते हैं? a sin ओमेगा टी, b sin ओमेगा टी प्लस 5, दोनों को ऐड कर दिया। साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगो, साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। पहली दो टर्म्स में से साइन कॉमन, a प्लस बी कॉस 5, अगली दो टर्म्स में से कॉस कॉमन, b साइन 5। मानते हो? बेटे रुक जाओ, यहां तक सबको समझ में आया? अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? इसमें हम थोड़ी सी अब मैथ्स का प्रयोग करेंगे। मैथ्स का कैसे प्रयोग करेंगे? मैथ्स में आपने एक चीज पढ़ी है, समथिंग इंटू साइन प्लस समथिंग इंटू कॉस। क्या होता है? सॉल्व कैसे करते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो अब उसी को मैंने क्या किया, इसको ले लिया, साइन के साथ वाले को कॉस की टर्म्स में लिखेंगे और कॉस के साथ वाले को साइन की टर्म्स में लिखेंगे। तो सॉल्व करने के लिए लेट a प्लस बी कॉस 5
इसको मान लिया आर कॉस थीटा एंड बी साइन फाई इसको मान लिया आर साइन थीटा। नंबर 2 एंड नंबर 3 सब्स्टिट्यूट करो तो रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, साइन ओमेगा टी इंटू आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू आर साइन थीटा। आर कॉमन, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो मेरे पास y का एक्सप्रेशन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट हो गई एट एनी मोमेंट। कोई दिक्कत, साइन की फॉर्म में आई। आर बता रहा हूं, आर का भी काम है। आर क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड। आर क्या है, इट रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ऑब्वियसली जो कि कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, जरा इस एक्सप्रेशन में देखो, वो फाई पे डिपेंडेंट है, फेज डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। सो पहले आर की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर, squaring and adding equation number 2 and 3। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करो। क्या इक्वेशन है, आर कॉस थीटा ए प्लस बी कॉस फाई है, आर साइन थीटा बी साइन फाई है। सो आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी कॉस फाई का स्क्वायर प्लस बी साइन फाई का स्क्वायर। ये सुनो, मानते हो, सिंप्लीफाई करते हैं। आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव। ये हो गया आर स्क्वायर इंटू 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, तो आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड हुआ वो हुआ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। मानते हो, इसमें फाई क्या है, फेज डिफरेंस। कोई दिक्कत यहां तक, इजी एकदम एक्सप्रेशन। अच्छा, अब मैंने शुरू से आपका क्यों किया था, ये मुझे कंडीशन निकालनी थी कि कब मैक्सिमम बनेगा कब मिनिमम बनेगा, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, उसकी बात करेंगे। पहले यहां तक लिखो प्लीज, इसमें कोई स्टेप अनक्लियर हो तो अभी के अभी पूछो मैथमेटिक्स में, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि इसका एक्सप्रेशन हमने बात की मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। अगर बात करता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान देना बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा कि वो एड अप हो जाए। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होगा कि रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, हाँ कि ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मस्ट बी मैक्सिमम। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस फाई अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, मतलब +1। मानते हो, कॉस फाई अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस फाई की जगह आया 1, तो ये आ गया रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास आया a प्लस बी। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा, जब वो दोनों सिंपली क्या हो जाएंगे, एड अप। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहां तक बात क्लियर होती है। अच्छा, ध्यान देना, अभी लिखना नहीं, समझो। ये तो हो गया मैक्सिमम रिजल्टेंट, ये हो गया मैक्सिमम रिजल्टेंट। अब
कब हो रहा है ये? जब cos phi की वैल्यू 1 है. इफ cos phi इज +1 तो phi कितना होगा? cos 0 होता है 1. 0 के बाद फिर से कब आता है? 360 पे. फिर कब आता है? 720 एंड सो ऑन. तो phi कितना होगा? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन. मतलब phi क्या हो जाएगा? 2n पाई. तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n पाई. अच्छा, पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस. सो कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n पाई. कट किया गया n लैम्डा. तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? n लैम्डा. n लैम्डा का मतलब क्या हो गया? यहां पे n कहां से कहां तक है? n है 0, 1, 2 एंड सो ऑन. तो पाथ डिफरेंस 0 होगा तो क्या बनेगा? मैक्सिमा. 1 लैम्डा होगा तो क्या बनेगा? मैक्सिमा. 2 लैम्डा होगा तो क्या बनेगा? मैक्सिमा. यही बताया था उस थ्योरी वाली चीज में. लैम्डा बाई 2 पे मिनिमम होता है, मैक्सिमम कब होता है? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन. अच्छा, ये रिश्ता कहां से आया? ये वाला रिश्ता क्लास 11 से. 11 से कैसे आया? दोबारा लाते हैं. रिलेशन बिटवीन, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, फेज एंड पाथ डिफरेंस. ये एक वेव है, ये 0, ये 2 पाई, पाथ लैम्डा. यूनिटरी मेथड. इफ फेज डिफरेंस इज 2 पाई, देन पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर 2 पाई का फेज में डिफरेंस है, लेंथ में कितना डिफरेंस है? लैम्डा का. अगर फेज डिफरेंस यूनिटी का है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2 पाई. अगर फेज डिफरेंस फाई का है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई. ये हुआ पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला. तो पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए क्या आएगा? एन लैम्डा. तो आपको रिलेशन कौन कौन से याद करने हैं? एक ये याद होना चाहिए, काम आएगा डायरेक्टली. दूसरा पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये मैक्सिमा की सारी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए. कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज हो सकती है. ठीक है, तो मैक्सिमा की क्या कंडीशन आई? फॉर्मूला क्या निकाला? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आपके पास आया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos phi. रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन आई? कि मैक्सिमम की जो इंटेंसिटी है, मैक्सिमम का जो वो है एम्पलीट्यूड, वो कितना होना चाहिए? a प्लस बी. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? a प्लस बी. वो कब बनेगा? जब फेज डिफरेंस कितना होगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई. मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, मतलब 2n पाई. और पाथ में कितना डिफरेंस होगा? n लैम्डा. यहां तक क्लियर? मिनिमम की बात करते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन आएगी? आर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मिनिमम. इसका मतलब cos phi अपनी मिनिमम वैल्यू पे होना चाहिए. और cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1. cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1. कब होती है वो बाद में पहले आर की बात करते हैं. आर मिनिमम कितना हुआ? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. cos phi की जगह आया -1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का मॉड. मॉड क्यों लिखा? b माइनस ए भी हो सकता है, a माइनस बी भी हो सकता है, बड्डे जो छोटा माइनस करना है. ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमा के लिए कितना होगा? a प्लस बी. मिनिमम के लिए कितना होगा? a माइनस बी या b माइनस ए, विचएवर इज पॉजिटिव. तो मिनिमम रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना हुआ? a माइनस बी. अच्छा, कंडीशंस की बात करें दोबारा से. cos phi कितना हुआ? फॉर मिनिमा cos phi कितना हुआ? -1. कब कब होता है?
cos थीटा -1 कब होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब 180 पाए, दोबारा कब आएगा? 3 पाए, 5 पाए एंड सो ऑन। ध्यान से सुनिएगा अब चीजों को, भाई साहब लिख लेना, पेपर में गलती कर दोगे फिर मत बोलना। पाए, 3 पाए, 5 पाए एंड सो ऑन, राइट? क्या हो गया ये? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाए। इसको लिखूंगा मैं 2n - 1 पाए, वेयर n बिलोंग्स टू 1 to infinity। अगर 2n + 1 लिखता तो n 0 से आता, जान के नहीं लिखा। आप कहोगे सर वो तो इजी हो जाता, क्योंकि पिछले में भी आपने 0 से लिखा है, इसमें भी 0 से लिख रहे। नहीं, न्यूमेरिकल में गलती हो जाती है। क्यों? ध्यान से सुनो। n = 0 मैक्सिमम में कोरस्पॉन्ड करेगा किसको? 0 पाथ डिफरेंस को या 0 फेज डिफरेंस को। वो कब होता है? सेंट्रल मैक्सिमा पे। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो अगला मैक्सिमा आता है उसको बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। उसको क्या कौन कोरस्पॉन्ड करेगा? n = 1। उसके बाद जो आता है वो होता है सेकंड मैक्सिमा। उसको कौन कोरस्पॉन्ड करेगा? n = 2। तो आपको बोलेगा सेवेंथ मैक्सिमा, तो n की जगह सीधा सीधा क्या डालना है? 7। अच्छा, सेंट्रल मिनिमा नाम की तो कोई चीज होती नहीं होती ना। अगर मैं इसमें 2n + 1 लिख के फॉर्मूला याद करूंगा तो फर्स्ट मिनिमा के लिए n क्या डलेगा? 0। सेकेंड मिनिमा के लिए क्या डलेगा? n = 1। तो अगर मुझे सिक्स्थ मिनिमा बोला होगा तो मुझे डालना होगा n = 5। अगर मैं ये फॉर्मूला याद करता हूं तो फिफ्थ मिनिमा n = 5, सेवेंथ मिनिमा n = 7। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं होगी। मैंने जानबूझ के 2n - 1 लिया, 2n + 1 इसीलिए नहीं लिया। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि सेंट्रल n = 0 सेंट्रल मैक्सिमा को कोरस्पॉन्ड करता है, सेंट्रल मिनिमा नहीं होता। तो न्यूमेरिकल्स में गलती ना हो इस वजह से हमने ये नोटेशंस यूज की हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? पक्का? ये हो गया फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो आपके पास x हो जाएगा λ/2 पाई इंटू 2n - 1 पाई। तो यहां से पाथ डिफरेंस आ गया 2n - 1 λ/2। सो अगेन यहां पे कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए? मिनिमम का एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यहां n = 1 से स्टार्ट हो रहे हो और पिछले वाले में n = 0 से स्टार्ट हो रहे हो। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। समझ में आई सबको बात? पक्का क्लियर? सो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हुआ? √a² + b² + 2ab cos phi। मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा? a + b। मिनिमम होगा तो क्या हो जाएगा? a - b। मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना होगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा? n टाइम्स द वेवलेंथ। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा? 2n - 1 वेवलेंथ बाय 2। समझ में आ गई बात? यहां तक लिखो पहले। नेक्स्ट, कुछ रिलेशंस जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे उनकी बात करते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्या है ये रिजल्ट्स? ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है, वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव is directly proportional to the square of its amplitude। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है। मतलब इससे क्या क्या रिलेशन हुए कि इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होगी।
रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या लिया था, आर लिया था। सो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी। मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मैक्स के स्क्वायर के हो गई। मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी किसके, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। मिनिमम इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मिनिमम इंटेंसिटी के स्क्वायर के, रिजल्टेंट के, एम्पलीट्यूड के। सो आई मिन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर के। इसी तरह से I1 जो फर्स्ट वेव मैंने ली उसका एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के है, जो सेकंड लिया उसका प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर के है। मानते हो ये बात? इससे कुछ रिश्ते आते हैं, वो रिश्ते क्या कहलाते हैं उन पे आते हैं। पहला रिलेशन आई मैक्स बाय आई मिन, प्रोपोर्शनल हट जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं? मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। होगी कि नहीं होगी? ये दोनों को डिवाइड कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो गया। दूसरा, ये पहला रिलेशन है जो काम का है न्यूमेरिकल्स के लिए। दूसरा रिश्ता I1 बाय I2 ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के बराबर। I1 बाय I2 किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के। और इसको हम लिखते हैं W1 बाय W2। ये W1 W2 क्या है, ये W1 W2 ये है विड्थ ऑफ स्लिट्स। जितनी स्लिट्स की विड्थ होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी उससे पास होगी। सो I1 बाय I2 ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर या W1 बाय W2 के इक्वल। तीसरा रिश्ता, रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, है कि नहीं? है कि नहीं? तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की जगह अगर मैं इंटेंसिटी डाल दूं तो रिलेशन आएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। बहुत काम आएगा ये, बहुत काम आएगा। इसी से एक और चीज निकली। इससे क्या निकला, अगर मैं I मैक्स निकालूं तो वो मेरे पास आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, मतलब रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं? और मिनिमम इंटेंसिटी यहां से कितनी आएगी, यह आएगी I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। ये सॉल्व करके आएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। राइट? मानते हो ये सारी बातें? ये सबको बात क्लियर? तो ये कुछ रिश्ते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो आप न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा यूज करोगे। कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, जस्ट अभी एक ब्रीफ दे देता हूं एक दो क्वेश्चंस का, सो दैट कि आपको चिल्लड़गिरी समझ में आ जाए कि ये यूज कैसे होने। बाकी डिटेल में अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। दो क्वेश्चन प्यारे प्यारे से राज दुलारे से सामने ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज इज 25:16। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज इज 25:16। मतलब आपको I1 अपॉन I2 कितना दे दिया, 25/16। ये गिवन है, यही मतलब है। क्या बोला, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी आपको निकालना है I मैक्स बाय I मिन, ये निकालना है। यही मतलब हुआ। I1 बाय I2 दिया है, I मैक्स बाय I मिन निकालना है। नहीं, अब
I1 by I2 25/16 ये होगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कितना आएगा a बाई बी की वैल्यू आ गई 5/4, राइट। दूसरा आई मैक्स बाय आई मिन निकालना है अपने, कितना है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे b से डिवाइड कर दो, a बाई बी प्लस 1 a बाई बी माइनस 1 होल स्क्वायर, a बाई बी इज 5/4 तो ये आ गया 9/4 1/4 होल स्क्वायर, आंसर आ गया 81/1। ठीक है। अब जो लड़के ने बोला, कहता है सर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाओ, बट थोड़ा सोच के, डायरेक्टली नहीं। देख I1 बाय I2 है तेरे पास 25/16, सो रूट I1 बाय रूट I2 कितना हुआ 5/4, ठीक है। CND लगा, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या होता है ये, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज 5 + 4 अपॉन 5 - 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर इज 9 का स्क्वायर 81/1, सो आई मैक्स बाय आई मिन कितना हुआ 81:1। चॉइस इज योर्स, बट आई रिकमेंड कि ऐसे मत करो। रीजन, टीचर को मैथ्स आनी चाहिए आपका मेथड चेक करने के लिए, उसको पता ही ना हो कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है तो काम हो जाएगा। फिजिक्स के टीचर के पास जा रहे हो आप, ज्यादातर फिजिक्स के टीचरों को मैथ्स आती है बट यू नेवर नो ना, तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, ये यूज करो, इस गलत इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन अब उल्टा दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है आपको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिया है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ इन YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 25:16, सो I max बाय I min आपको दिया है 25:16। रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लिट्स, विड्थ ऑफ द स्लिट्स क्या होता है I1 बाय I2 या a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, सो I max बाय I min आपको W1 बाय W2 निकालना है, सो I max बाय I min कितना होगा a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर, ये 25:16, स्क्वायर रूट करो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कितना हुआ 5:4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4a प्लस 4b 5a माइनस 5b, रीअरेंज a इक्वल टू 9b, सो a बाई b कितना हुआ 9:1, सो I1 बाय आपको W1 बाय W2 कितना होगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, इसका भी आंसर क्वेश्चन का कितना आया 81:1। समझ में आई बात, ये थे बेसिक। अब आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी आएंगे, और जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जितना मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमा की कंडीशन, इन पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल्स आएंगे, प्लस आगे का पूरा उसी पे बेस्ड है, जो कि अगली क्लास में हम करेंगे, जिसमें इंटरफेरेंस के बारे में मैथमेटिकली डिटेल्स निकालेंगे, उनकी पोजीशनिंग की वैल्यूज निकालेंगे कि कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमा आएगा, कितने डिस्टेंस पे मिनिमा आएगा, और क्या क्या कंडीशंस होंगी, ट्रांसलूसेंट मटेरियल बीच में डाल दूं तो क्या होगा, बाकी पंगे लूं तो क्या होगा, वो सब अगली क्लास में बात होगी, ठीक है। यहां तक पढ़ के आना है, ये लिख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो मार्क कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में पूछने के लिए। थैंक यू वेरी मच।